केमिकल नेचर ऑफ 13th ग्रुप एलिमेंट्स। आवर्त सारणी के 13वें समूह में कुल 5 तत्व हैं: बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। हर एक समूह का अपना अपना भौतिक और रासायनिक प्रवृत्ति होती है। हर एक समूह का अपना भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होता है। जिस तरह से भौतिक गुणधर्मों का निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर होता है, उसी अनुसार रासायनिक गुणधर्मों का निर्धारण भी कई कारकों द्वारा निर्धारित होता है। उन कारकों की जो उत्पत्ति होगी वो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से होगी। यानी बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम किस प्रकार के रासायनिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करेंगे, यानी वो किस प्रकार के रासायनिक यौगिक बनाएंगे, किस प्रकार के बंध बनाएंगे, उनकी बंध ऊर्जा क्या होगी और फिर उनके यौगिकों की प्रकृति क्या होगी। उनके यौगिकों का मतलब उनके ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होगी, उनके हाइड्राइडों की प्रकृति क्या होगी, उनके नाइट्राइडों की प्रकृति क्या होगी, उनके हैलाइडों की प्रकृति क्या होगी। ये सब रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत तय किए जाएंगे। तो रासायनिक गुणधर्म का निर्धारण मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर होगा। उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमको ये पता चलेगा कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का परमाणुिक आकार क्या है, मतलब उनका विस्तार, इलेक्ट्रॉनों का विस्तार कितनी कक्षा तक हुआ है। उस इलेक्ट्रॉनों के विस्तार से उनका पता लगाने का मतलब ये हुआ कि हम उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जाएं और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रेंड को देखें। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको ये पता चलेगा कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन उसके किस कोश में है, किस कोश में प्रवेश कर रहा है, क्या वो बाह्यतम कोश में प्रवेश कर रहा है या फिर वो आंतरिक कोशों में प्रवेश कर रहा है, क्या उसमें डी कक्षक मिल पा रहे हैं, क्या उनमें डी कक्षक एफ कक्षक की अनुपस्थिति है। ये वो तय करेगा कि उन तत्वों के रासायनिक गुणधर्म किस प्रकार से तय होंगे। फिर दूसरी चीज़ है धनात्मकता और ऋणात्मकता। परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उसकी धनात्मकता कहलाती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति उसकी ऋणात्मकता कहलाती है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तय होगा कि क्या धनात्मक स्पीसीज बनेगी या ऋणात्मक स्पीसीज बनेगी। तो धनायन अथवा ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति क्या होगी, क्या ये प्रवृत्ति प्रबल होगी या क्या ये प्रवृत्ति दुर्बल होगी। फिर वे तत्व आवर्त सारणी के किस समूह में है, तो उन समूहों में फ्रॉम टॉप टू बॉटम या परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम या ऊपर से नीचे चलने पर इन गुणधर्मों में क्या परिवर्तन होता है, ये भी रासायनिक गुणधर्म की प्रवृत्ति का निर्धारण करेगा। फिर आयनन विभव इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ये भी आयनन विभव इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यौगिक निर्माण की प्रवृत्ति को निर्धारित करेंगे। यदि आयनन विभव कम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक, आयनन विभव कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अधिक क्रियाशील होगा, उसकी धनात्मकता अधिक होगी, उसकी धात्विकता अधिक होगी। और अगर उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है तो इसका मतलब वो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति होगी। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तय होगा कि क्या परमाणु आकार बढ़ने पर आयनन विभव बढ़ता है या इलेक्ट्रॉन बंधुता में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो ये जो दो ट्रेंड मिलेंगे आयनन विभव इलेक्ट्रॉन बंधुता का, वो भी तत्वों के से बनने वाले यौगिकों की प्रवृत्ति को निर्धारित करेगा। चौथा प्रश्न है बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी। क्या बॉन्ड एनर्जी कम है या अधिक है, ये भी यौगिक के गुणधर्मों का निर्धारण करेगा। तो ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जो 13वें समूह के तत्वों बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड, उनके हाइड्राइड, उनके नाइट्राइड, उनके हाइड्रोक्साइड
उनके हैलाइड के बनने की प्रवृत्ति को निर्धारित करेंगे। क्या ये आयनिक बंध बनाएंगे, क्या ये सहसंयोजी बंध बनाएंगे, क्या ये इलेक्ट्रॉन युग्मदाता होंगे, क्या ये इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होंगे, ये भी तय होगा कि उनके यौगिकों की रासायनिक प्रवृत्ति क्या होगी और यौगिकों के रासायनिक क्रियाशीलता की प्रवृत्ति क्या मिलेगी। अब बोरान से लेकर के थैलियम तक हम जब जाते हैं तो बोरान के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसका परमाणु क्रमांक 5 है, 1s2 और 2s2p1 है। ये दूसरा कोश है, दूसरा कोश। तो दूसरा कोश होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें डी कक्षक अनुपस्थित होगा, डी कक्षक अनुपस्थित होगा। तो जब डी कक्षक अनुपस्थित होगा तो मतलब क्या हुआ कि इसमें अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, इसका आकार छोटा हो जाएगा, इसकी ऋणात्मकता बढ़ जाएगी, इसकी आम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, फिर इसका आयनन भी बहुत अधिक हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो डिसाइड करेंगी कि 13वें समूह के तत्वों की रासायनिक प्रकृति क्या है। अब इसके नीचे एल्युमिनियम है, इसका परमाणु क्रमांक 13 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 1s2, 2s2, p6, 3s2, p1, d0 है। तो यहाँ क्या है, d तो उपस्थित है, d उपस्थित है लेकिन रिक्त है। तो ये अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को अपने कोश में स्थान दे सकता है। तो स्थान देने का मतलब क्या हुआ, हम एक उदाहरण लें, जैसे BCl3। BCl3, अब BCl3 के स्ट्रक्चर में हम देखें ये स्थिति बनती है, ये है BCl3। तो BCl3 में क्या हुआ कि क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन साझे में यहाँ मिला, कुल मिला के अष्टक इसका पूरा हो गया। तो जो BCl3 में 3 क्लोरीन परमाणु है, इन तीनों क्लोरीन परमाणु का अष्टक पूरा है। लेकिन बोरान 3 क्लोरीन परमाणु से जो 3 सहसंयोजी बंध बनाता है, उस 3 सहसंयोजी बंध बनाने के बाद जो बोरान के बाह्यतम कोश की स्थिति है उसमें 3 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यानी ये हो जाएगा 2s2p1 से बढ़ कर के 2s2p, 3 इलेक्ट्रॉन मिल गया, 2s2p4 होगा। अब कुल इलेक्ट्रॉनों की स्थिति यहाँ 6 होगी, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अर्थात इसका अष्टक अपूर्ण है, इसका अष्टक अपूर्ण है, ठीक है। तो ये अष्टक अपूर्ण होने का मतलब क्या हुआ कि फिर ये इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही करने वाला ये भी तत्व हो गया। तो ये वो परिस्थितियां हैं जो कि 13वें समूह में तय करेंगी कि किस प्रकार की रासायनिक प्रवृत्ति बनती है और समूह में फ्रॉम टॉप टू बॉटम या परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में चलने पर किस प्रकार से परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब हम इस 13वें समूह में ऑक्साइडों की प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे। तो ऑक्साइडों की प्रवृत्ति का मतलब क्या हो गया कि 13वें समूह के तत्वों को अगर मान ले हम डिनोट करते यम से, 13वें समूह के तत्वों को सपोज कीजिए हम डिनोट कर रहे हैं यम से, और ऑक्साइड में ऑक्सीजन O हो गया। तो सामान्यतः जो हम सूत्र लिखते हैं, जो जनरल थिंकिंग अपनी रखते हैं, वो ये कि दोनों की संयोजकताओं में आदान प्रदान की स्थिति लेते हैं। तो 13वें समूह के तत्वों की जो संयोजकता आमतौर से होती है वो 3 हो गई, और ऑक्सीजन के जो सामान्य संयोजकता है वो 2 हो गई। तो इस तरह से 13वें समूह के तत्व
सामान्य परिस्थितियों में M2O3 प्रकार का ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन 13वें समूह में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं हमारा परमाणु आकार बढ़ता है, और परमाणु आकार बढ़ने के कारण बाह्यतम कोश के एस उपकोश के दोनों इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेने से कतराते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब हम बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये है, तो हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते, इनका अभिलाक्षणिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2P1 है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे उतरते हैं आवर्तों की संख्या बढ़ती है, जितना अधिक आवर्त होगा उतना फिर उनमें कोशों की संख्या बढ़ेगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे उतरते हैं कोशों की संख्या बढ़ती है, और कोशों की संख्या बढ़ने का मतलब परमाणु आकार बढ़ेगा, और परमाणु आकार बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि बाह्यतम कोश के एस उपकोश के दोनों इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। तो जो बाह्यतम कोश के एस उपकोश के दोनों इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग नहीं लेंगे तो ये अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाएगा। तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ऊपर से नीचे चलने पर +3 के स्थान पर +1 की आक्सीकरण संख्या स्थायी हो जाएगी, और 3 के स्थान पर 1 की संयोजकता स्थायी हो जाएगी। तो हमारे पास जो बेरिलियम है वो B2O3 प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा। जो एल्युमिनियम है वो Al2O3 प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा। जो गैलियम है वो Ga2O3 प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा। जो इंडियम है वो In2O3 प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन प्रबल अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण जो थैलियम है वो Tl2O प्रकार का स्थायी ऑक्साइड बनाएगा अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। इसमें Tl2O3 प्रकार का जो ऑक्साइड बनेगा वो अस्थायी होगा, कारण अक्रिय युग्म प्रभाव है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इन ऑक्साइडों की प्रवृत्ति क्या होगी। सामान्यतः कोई भी यौगिक, कोई भी कंपाउंड 3 प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय, दूसरी क्षारीय और तीसरे उदासीन। यदि अम्लीय है तो फिर वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देगा, यदि प्रबल अम्लीय है तो जलीय विलयन में शीघ्रतापूर्वक हाइड्रोजन आयन देगा। इसी को हाइड्रोक्सिल समूह से संबंध कर दें, यदि वो क्षारीय है तो हाइड्रोक्सिल आयन देगा, और प्रबल क्षारीय है तो सुगमतापूर्वक हाइड्रोक्सिल आयन देगा। हम बोरन फैमिली में, एल्युमिनियम फैमिली में या 13वें समूह के में बोरान से जब थैलियम तक उतरते हैं तो फिर परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ने के कारण नाभिक का प्रभावी धनावेश बढ़ता है, और प्रभावी धनावेश बढ़ने के कारण नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है। तो नाभिक बोरान से थैलियम तक आने पर, फिर से इस चीज़ को समझिए, सुनिए, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ऊपर से नीचे चलते हैं किसी भी समूह में तो कोशों की संख्या बढ़ती है, आकार बढ़ता है, नाभिक का आकर्षण बल उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर घट जाता है। चूँकि त्रिज्या बढ़ती है तो त्रिज्या बढ़ने के कारण नाभिक का आकर्षण बल घटेगा। जब नाभिक का आकर्षण बल घटेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो जो इनके ऑक्साइड हैं, ऑक्साइड 3 प्रकार के इसमें मिलते हैं, अम्लीय, क्षारीय और उभयधर्मी। अम्लीय, क्षारीय और उभयधर्मी। इसमें बोरान के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जबकि एल्युमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से नीचे चलने पर इनके हाइड्रोक्साइडों में हाइड्रोक्साइड आयन सुगमता पूर्वक त्यागने की क्षमता हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि इनके हाइड्रोक्साइडों में धातु और ऑक्सीजन के बीच जो बंध है
वो दुर्बल हो जाता है। इसका तात्पर्य होगा कि इनकी बंध ऊर्जा कम है, बड़ी सुगमता से बड़ी आसानी से हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, इसलिए क्षारीयता इनकी बढ़ जाएगी। तो ये स्थिति हुई इनके ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति की। अब उसी चीज़ को यदि आपसे सबूत के तौर पर पूछा जाए कि यदि कोई ऑक्साइड अम्लीय है तो आप कैसे इस चीज़ को सिद्ध करेंगे कि वो अम्लीय है। तो अगर कोई यौगिक अम्लीय है तो सीधी सी बात है कि वो क्षार के साथ लवण बनाएगा, और यदि वो क्षारीय है तो अम्ल के साथ लवण बनाएगा। और अगर अम्लीय और क्षारीय दोनों हैं यानी उभयधर्मी है तो अम्ल और क्षार दोनों के प्रति क्रियाशील होगा। तो चूँकि बोरान का ऑक्साइड अम्लीय है, इसका मतलब ये क्षार के साथ लवण बनाएगा, क्षार के साथ उदासीन होगा। बोरान जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम मेटाबोरेट बनाता है, जो इसकी अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। लेकिन Al2O3 ये उभयधर्मी है, इसका मतलब ये हुआ ये अम्ल से भी क्रिया करेगा और क्षार से भी क्रिया करेगा। तो ये आम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके LCl3 का लवण बनाता है, जो इसकी क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। और क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सक्रियता के साथ ये सोडियम मेटाएल्यूमिनेट बनाता है, जो इसके अम्लीय लक्षण को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये हो गया कि फिर एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 उभयधर्मी होगा। अम्लों के प्रति क्रियाशीलता की क्या स्थिति? ये सभी अम्ल के ऊपर से नीचे चलने पर क्षारीयता बढ़ती है। 13वें समूह के तत्वों में ऊपर से नीचे चलने पर इनके ऑक्साइडों की क्षारीयता बढ़ती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अम्ल के प्रति अधिक क्रियाशील होंगे। लेकिन चूंकि बोरान और एल्युमिनियम नमी में ऑक्साइड बना लेते हैं और ये ऑक्साइड इन तत्वों के ऊपर एक परत के रूप में बिछ जाती है, जो इनकी क्रियाशीलता को कम कर देती है। और इसी कारण ये साधारण परिस्थितियों में अम्ल से क्रिया नहीं करते हैं। लेकिन ये प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिर अम्लों से क्रिया करेंगे। तो अब जैसे बोरान की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया हो तो ये साधारण परिस्थिति में बोरान नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं करेगा। लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक सल्फ्यूरिक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर बोरान को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया जाए तो यह आर्थोबोरिक अम्ल बनाएगा। मतलब B+3HNO3 ये परिस्थिति मिलेगी कंसंट्रेटेड H2SO4 की। और फिर भी हम इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमको आर्थोबोरिक अम्ल H3BO3 आर्थोबोरिक अम्ल मिलेगा प्लस 3NO2 ये मुक्त हो जाएगा। ये स्थिति है जो ये प्रदर्शित करेगी कि फिर केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही बोरान या फिर एल्युमिनियम के ऑक्साइड या फिर एल्युमिनियम नाइट्रिक अम्ल या अम्लों से क्रिया क्यों नहीं करते हैं सामान्य परिस्थितियों में। फिर आगे की स्थिति को देखें, हैलोजनों के प्रति क्रियाशीलता, यानी ये हैलोजन के साथ क्रियाशील हैं, फिर क्यों है, ये इनके गुणधर्म पर तय करेगा। हैलोजन प्रबल विद्युत ऋणाई होते हैं। हैलोजन आवर्त में 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन कहते हैं। आवर्त में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन ये कुल 5 तत्व हैं, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये जो 3 तत्व हैं इनके लवण समुद्री जल में बहुत अधिक मात्रा में है, इसलिए इनको हैलोजन कहा जाता है। तो इन 3 हैलोजन तत्वों की 5 तत्वों में बहुमत है, इसलिए 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन परिवार के तत्व कहते हैं। तो इसीलिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हैलोजन परिवार के तत्व कहा जाता है।
साधारणतया इसको कैपिटल X से प्रदर्शित किया जाता है। इनके बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हैलोजनों के लिए वो NH2P5 यानी बाह्यतम कोश में कुल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो या तो अगर दूसरा तत्व प्रबल धनात्मक है, प्रबल विद्युत धनी है, तो वो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और यदि नहीं है तो फिर साझा करेगा। तो इस प्रकार से हैलोजनों की जो सामान्य संयोजकता है वो 1 हो गई। तो हम 13वें समूह के तत्वों को अगर M से लिखें और हैलोजन को X से लिखते हैं तो 13वें समूह के तत्वों की संयोजकता हो गई 3, हैलोजन की संयोजकता 1 हो गई। इस प्रकार से 13वें समूह के हैलाइडों का जो सामान्य सूत्र होगा वो MX3 प्रकार का होगा। तो चूँकि परमाणु का आकार बोरान का बहुत छोटा है, इसलिए इसका हैलाइड जो होगा वो सहसंयोजी होगा, लेकिन इसका अष्टक पूरा नहीं होगा। तो अष्टक पूरा न होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होने के कारण ही इसे लुई क्षार कहा जाएगा। तो बोरन ट्राइफ्लोराइड या बोरन फ्लोराइड ये सहसंयोजी प्रवृत्ति का होता है, लेकिन एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड जो है ये आयनिक होता है। शेष हैलाइड अपने आकार बढ़ने के साथ साथ सहसंयोजी प्रवृत्ति के होते हैं। अब हमारा प्रश्न ये है कि बोरान की अधिकतम संयोजकता 4 है, जबकि एल्युमिनियम की अधिकतम संयोजकता 6 है। तो बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, 1s2 2s2 p1। तो ये S कक्षक हो गया, ये P कक्षक हो गए 3, S, ये PX, PZ एंड PY। तो फिर उत्तेजित अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था हो गई, 1 2 3, ये 3 हो गई। ठीक है, तो हमको फिर इसकी BX3 की स्थिति ले लें, BX3 की स्थिति लें या इसके हाइड्रोक्साइड की स्थिति लें। तो हाइड्रोक्साइड की स्थिति हमको मिलेगी ये, ठीक है। तो फिर ये चतुष्फलकीय हो गया, चतुष्फलकीय हो गया, और इसी कारण इसकी जो अधिकतम संयोजकता आएगी वो 4 हो जाएगी। संयोजकता कुल मिला के 4 हो जाएगी। लेकिन एल्युमिनियम में क्या हो गया कि इसका हाइड्रोक्साइड जो होगा OH और 6 और 3 पॉजिटिव, तो इसी का ये जो हुआ हो गया ये अष्टफलकीय हुआ, अष्टफलकी, जिसके कारण इसकी अधिकतम संयोजकता जो मिली वो 6 हो गई। इसी कारण इसकी अधिकतम संयोजकता कुल मिलाकर के 6 हो गई। तो ये स्थिति बनती है इस प्रश्न के सॉल्यूशन की। अगले प्रश्न में देखिए, BCl3 जल अपघटन पर चतुष्फलकी बनाता है जबकि ये अष्टफलकी बनाता है। तो इसके पहले के प्रश्न में हमने ये लिया था कि चूँकि ये इसकी अधिकतम संयोजकता 4 है, B की अधिकतम संयोजकता 4 है, एल्युमिनियम की अधिकतम संयोजकता 6 मिलती है। इसी कारण ये चतुष्फलकी और अष्टफलकी। दूसरे हम ये भी ले सकते हैं D में बोरन में
बोरन में डी अनुपस्थित होता है, डी अनुपस्थित होता है, जिससे अष्टक का प्रसार नहीं हो पाता। और एल्युमिनियम में रिक्त डी उपस्थित होता है, जिससे अष्टक का प्रसार हो जाता है। फिर इसी कारण जो है ये बोरन हाइड्रोक्साइड चतुष्फलकी होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड जो है ये इसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमको जो हाइड्रोक्साइड मिलता है वो अष्टफलकीय होता है। फिर बोरन केवल मोनोमेरिक ट्राइहेलाइड बनाता है, जबकि एल्युमिनियम मोनोमेरिक और डायमेरिक दोनों बनाता है। तो बात वही है, बोरन में डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं और जबकि एल्युमिनियम में अपूर्ण या रिक्त, एल्युमिनियम में रिक्त डी उपस्थित होता है। इन्हीं कारण से बोरन केवल मोनोमेरिक ट्राइहेलाइड बनाता है, जबकि एल्युमिनियम मोनोमेरिक और डायमेरिक दोनों हैलाइड बनाता है। मतलब बोरन केवल BX3 बनाएगा, जबकि एल्युमिनियम AlX3 Al2X3 यानी BCl3 केवल बनेगा। और एल्युमिनियम के संबंध में ये AlCl3 और Al2Cl6 दोनों बनेंगे। अगले प्रश्न में ये लोई अम्ल है और ये भी लोई अम्ल है। क्यों? लोई अम्ल का मतलब क्या हुआ? लोई अम्ल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करना, ठीक है। तो ये BF3 है, ठीक है। तो इस BF3 में बोरान के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 3 सहसंयोजी बंध से उसको 3 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो उसके बाह्यतम कोश में कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर और इसको मिल जाए तो ये अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसी कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही है। एल्युमिनियम भी इसी कारण इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही हो गया, इसीलिए इसको लोई अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है BF3 और NH3 में कौन लोई क्षार है कौन नहीं। तो ये BF3 है, प्लस ये NH3 है, ये BF3 ये NH3 है। नाइट्रोजन ये 15वें समूह का तत्व है। इसके बाह्यतम कोश में कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध निर्माण में है और यहाँ बोरान के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से सहसंयोजी बंध में है। बंध निर्माण के बाद बोरान के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ते हैं अष्टक से। तो ये नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस बोरान को प्रदान कर देता है। तो ये स्थिति बनती है, मतलब यहाँ नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म बोरान को दिया, इसलिए ये लोई क्षार हो गया, लोई क्षार। और चूंकि बोरान ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसलिए ये लोई अम्ल हो गया। तो ये वो परिस्थितियां हैं जो तय करता है कि किसी समूह में जो भी तत्व होंगे वो किस प्रकार से और क्यों किसी प्रवृत्ति के यौगिक बनेंगे और किस प्रकार से रासायनिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करेंगे। और दैट्स ऑल अबाउट